आपके फैक्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। हमने कहा क्या हुआ? कह रहे हमारी मांगे पूरी करो। हमने कहा मांगे क्या हैं? कह रहे ओवर टाइम का एक्स्ट्रा कंपनसेशन कौन देगा? मैंने कहा कितना बनता है? कह रहे 50,000। मैंने कहा ठीक है, एक्सेप्टेड। आपका 50,000 का क्लेम मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही मैं ये क्लेम एक्सेप्ट करूंगा, क्या मेरी बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी आ जाएगी वर्कर्स के क्लेम की? हाँ है ना? फैक्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, हमारी मांगे पूरी करो। क्या है मांगे आपकी? ओवर टाइम का एक्स्ट्रा क्लेम चाहिए 50,000। मैंने कहा एक्सेप्टेड, काम शुरू करो, स्ट्राइक वाइक मत करो, टाइम नहीं है, वर्क डिसरप्ट हो रहा है, बिजनेस डिसरप्ट हो रहा है, आप काम शुरू करो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं क्लेम। तो जैसे ही मैंने उनकी मांगे एक्सेप्ट कर ली, एक 50,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, क्या बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी आ गई 50,000 की? गाइस लायबिलिटी पहले थी तो नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने उनका क्लेम एक्सेप्ट करा 50,000 की एक लायबिलिटी आ गई। ये मेरे लिए बिजनेस के लिए फायदा है नुकसान? नुकसान। नुकसान कहां जाता है? रीवैल के डेबिट में। तो गाइस रीवैल अकाउंट के डेबिट में आ गया है नुकसान, वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम के नाम से 50,000। लायबिलिटी कोई थी नहीं पहले, लेकिन वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, उनकी मांगे मैंने पूरी करी, मैंने उनका 50,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो एक 50,000 की लायबिलिटी आ गई। अब क्योंकि लायबिलिटी एक जीरो थी, पहले तो नहीं थी, वर्कर के क्लेम की लायबिलिटी पहले जीरो थी, पहले तो नहीं थी, अब मैंने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो 50,000 की एक नई लायबिलिटी अराइज हो गई, और लायबिलिटी अराइज होने की वजह से जो नुकसान हुआ रीवैल के डेबिट साइड। डेबिट साइड पे आता है हमारा नुकसान, एसेट की वैल्यू घटने का, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने का। क्रेडिट साइड पे आता है हमारा फायदा, एसेट की वैल्यू बढ़ने का, लायबिलिटी घटने का। नुकसान कब हो रहा है? एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी घट गई। उल्टा बोल दिया। नुकसान कब हो रहा है? एसेट घट गया, लायबिलिटी बढ़ गई। फायदा कब हो रहा है? एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी घट गई। तो यहां पे क्योंकि एक लायबिलिटी बढ़ गई है, तो आपका नुकसान हुआ है, रिवैल डेबिट में चला गया। बोलो गाइस, दूसरी सिचुएशन, ये सिचुएशन सबको क्लियर है? वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या है मांगी? ओवर टाइम का क्लेम चाहिए, एक्सेप्टेड। 50,000 का क्लेम मैं आपको दे दूंगा, आप काम शुरू करो। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट करा, 50,000 की एक नई लायबिलिटी ओरिजिनेट हो गई, और ये नुकसान पहुंचा रीवैल के डेबिट साइड, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड सिचुएशन, मैं समझदार था सर, पहले में नहीं थे, नहीं था। सेकंड सिचुएशन में मैं समझदार हूं, मैं प्रूडेंट हूं, मेरे को पता था कि ऐसा हो सकता है। अगर आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हो जिसमें बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मेरे को पता था कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। इसीलिए हर साल के प्रॉफिट में से मैं कुछ सेट असाइड कर रहा था, स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस कि वर्कर कभी स्ट्राइक पे जा सकते हैं। अगर मैं एक फैक्ट्री रन कर रहा हूं जिसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं और मैं समझदार हूं, तो मेरे को पता था कि वर्कर कभी स्ट्राइक पे जा सकते हैं, तो हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा मैं सेट असाइड कर रहा था फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक रिजर्व बना रहा था। किस नाम से? तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मेरे पास रिजर्व आ रहा था, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। कितने का? लेट से 80,000 का। क्या मैंने लास्ट ईयर के प्रॉफिट से नहीं, ओवर द इयर्स किसी साल मैंने प्रॉफिट में से 2,000 डाला वर्कर कंपनसेशन रिजर्व में, किसी साल के प्रॉफिट में से 5,000 डाला वर्कर कंपनसेशन रिजर्व में। मैं एक फैक्ट्री रन कर रहा हूं जिसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो ये सिचुएशन कभी ना कभी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आए, बट बीइंग अ प्रूडेंट पर्सन ये सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेट असाइड कर रहा था फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कर स्ट्राइक पे नहीं गए, अगर वर्कर स्ट्राइक पे नहीं गए, तो क्या यह रिजर्व बना रहेगा? हां, लेकिन इलॉन आ रहा है, इलॉन आ रहा है, तो क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बट जाना चाहिए। ये क्या है? पुराने प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो पार्टनर्स ने आपस में नहीं बांटा था, एक सेट असाइड कर दिया था फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। लविश अंबानी पार्टनर है, इलॉन आ रहा है, कल को हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। नए पार्टनर का इस पुराने पड़े हुए प्रॉफिट पे कोई हक नहीं है, नए पार्टनर का इस पुराने पड़े हुए प्रॉफिट पे कोई हक नहीं है, कोई क्लेम नहीं आया। ठीक है, मैं सिचुएशन में क्या कह रहा हूं, कोई क्लेम नहीं आया, वर्कर स्ट्राइक पे नहीं गए, तो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बट जाएगा। अगर एडमिशन की बात नहीं है, अगर लविश और अंबानी एक पार्टनरशिप के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बने रहने दो रिजर्व। अगर लविश और अंबानी इस पार्टनरशिप के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं स्मूथली, तो बने रहने दो रिजर्व, कि वर्कर कभी स्ट्राइक पे जा सकते हैं फ्यूचर में, कभी हमें इस रिजर्व की जरूरत पड़ सकती है। रिजर्व हमने क्यों बनाया है? हमारे को बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर वर्कर कभी स्ट्राइक पे गए तो हमारा बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि मैंने पैसा पहले ही सेट असाइड कर रखा है कि अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो यहां रिजर्व यूज कर लूंगा।
तो अभी मैं कह रहा हूं वर्कर स्ट्राइक पे नहीं गए हैं, रिजर्व बना हुआ है, बने रहने दो, चलाए चलो, हर साल रिजर्व में थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाए चलो। लेकिन इलॉन आ रहा है, इलॉन का इस रिजर्व में कोई हक नहीं है। तो हमने डिसाइड करा कि एडमिशन के टाइम पे पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में पड़ जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो गाइस अगर कोई क्लेम नहीं है बट एडमिशन का सिनेरियो है, वर्कर्स का कोई क्लेम नहीं है बट एडमिशन का सिनेरियो है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या करोगे? बांट देंगे। बांटने की एंट्री बोलो, रिजर्व बांटने की एंट्री बोलो, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल 80,000 हम बांट देंगे। कहानी सबको समझ में आई? बोलो गाइस, किसी को कोई भी डाउट? ये कहानी सबको समझ में आई? कहानी में दिमाग लगाओ। लविश और अंबानी पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। लविश और अंबानी पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो हमने समझदारी दिखाई कि हर साल के प्रॉफिट में से कुछ सेट असाइड कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, कि अगर फ्यूचर में वर्कर कभी स्ट्राइक पे गए तो हमारा बिजनेस ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हर साल के प्रॉफिट में से स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम सेट असाइड कर रहे थे वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। अगर स्ट्राइक पे गए तो रिजर्व में से इनको क्लेम दे दूंगा, कहानी खत्म, बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं इलॉन आना चाह रहा है, अभी वर्कर्स की कहानी कोई नहीं है, वर्कर का कोई क्लेम नहीं आ रखा, इलॉन आना चाह रहा है। इलॉन के एडमिशन के टाइम पे भी आर सी कि इलॉन का इस पुराने पड़े हुए प्रॉफिट पे कोई हक नहीं है। तो एडमिशन के टाइम पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बट जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मैंने समझदारी नहीं दिखाई थी तो मेरा क्लेम की लायबिलिटी रिवाल को हिट कर रही थी, मेरा नुकसान बुक हो रहा था। ये कौन है? ये पीएनएल तो है। ये कौन है? ये पीएनएल तो है। अगर मैंने समझदारी नहीं दिखाई थी, मैंने कोई रिजर्व नहीं बना रखा था और वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, तो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब तो होगा, मेरा नुकसान बुक होगा। तो पीएनएल जैसे अकाउंट में जिसका नाम रिवाल है, ये नुकसान बुक हो गया। गाइस कोई इसकी जर्नल एंट्री बता सकता है इस नुकसान की? रिवाल टू वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम, 50 का नुकसान बुक हुआ, रिवाल डेबिट और 50 की एक लायबिलिटी बन गई। फिर ये नुकसान अल्टीमेटली पार्टनर्स को हिट करेगा, क्योंकि इन्होंने समझदारी नहीं दिखाई थी, इन्होंने रिजर्व नहीं बनाया था, तो इसका नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। ये नुकसान रिवाल पार्टनर को हिट करो, बोलो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवाल। क्या आप सोच पा रहे हैं क्या हुआ? भाई रिजर्व तो अगली सिचुएशन है ना, मैंने वो सामने रखी। आप बहुत ज्यादा कोने में बैठे हैं तो इधर बैठ जाओ, नहीं दिखेगा, थोड़ी देर में शिफ्ट होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? बोलो गाइस, अगर हमने समझदारी नहीं दिखाई, मतलब कोई वर्कर कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, अगर हमने समझदारी नहीं दिखाई, कोई वर्कर कंपनसेशन रिजर्व नहीं है और वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, वर्क रिज्यूम करने के लिए मेरे को उनका क्लेम एक्सेप्ट करना पड़ा, तो ये नुकसान रिवाल के डेबिट में बुक होगा। एंट्री हो गई रिवाल डेबिट टू वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम, और इस नुकसान का हर्जाना पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। ये नुकसान अल्टीमेटली पार्टनर्स की कैपिटल को हिट करेगा, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवाल। कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं समझदार था, अगर लविश और अंबानी समझदार थे और उन्होंने रिजर्व बना रखा था, उन्होंने रिजर्व बना रखा था, अगर वर्कर का क्लेम कोई नहीं है, एडमिशन का सिनेरियो है, तो बांट देना। अगर कोई नहीं आ रहा तो ये कंटिन्यू रहेगा। अगर इलॉन नहीं आ रहा है, लविश और अंबानी ही कंटिन्यू कर रहे हैं इस बिजनेस को, तो ये पड़ा रहेगा। कोई दिक्कत? कि कभी फ्यूचर में स्ट्राइक पे गए तो ये काम आएगा, हर साल थोड़ा थोड़ा ये बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत? अब मैं कह रहा हूं कि अगर इलॉन आ रहा है तो इलॉन के आने के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ जाएगा। इलॉन जब आएगा उसके साथ मिलकर नया बना लेंगे। क्या आप सोच पा रहे? इलॉन जब आएगा उसके साथ मिलकर नया बना लेंगे वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन ये लविश और अंबानी ने बनाया था, तो लविश और अंबानी में पुराने रेशो में बढ़ जाएगा। अब मैंने बोला इन दोनों सिचुएशंस को मिक्स करो। ये तो हो गया कि बट गया, ये सिनेरियो मैंने साइड कर दिया। मैंने कहा बैलेंस शीट के बाहर लिखा है इलॉन के एडमिशन के टाइम पे कि वर्कर्स का क्लेम आ गया 50,000 का। क्या मेरी समझदारी का फायदा अब मेरे को मिलेगा? हाँ है ना? मेरी समझदारी का फायदा अब मेरे को मिलेगा। रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है? 80। वर्कर का क्लेम कितना आया? 50। क्या ये नुकसान रिवैल को हिट करेगा? हाँ या ना? नहीं। समझो, बात समझो, एग्जांपल सुनो। मैंने कहा बैड डेट हो गए 50,000 के, प्रोविजन फॉर बैड डेट आपने बना रखा था 80 का। बैड डेट हो गए 50,000 के, 11th स्टैंडर्ड से लिंक करो। बैड डेट्स हो गए 50,000 के, 50,000 का नुकसान, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट आपने 80,000 का बना रखा था। क्या ये नुकसान पीएनएल को हिट करेगा? नहीं करेगा, प्रोविजन यूज हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने बोला कि वर्कर्स का क्लेम आया 50
और आपने पहले से ही हर साल के प्रॉफिट से कुछ सेट असाइड कर रखा था वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, क्या ये नुकसान आपके पीएनएल को बोले तो रीवैल को हिट करेगा? नहीं करेगा। एंट्री आएगी, ध्यान से देखें गाइस, रिजर्व तो हमेशा खत्म होगा, रिजर्व का लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमेशा खत्म होगा। यहां जर्नल एंट्री आएगी, ध्यान से, कोई बताना चाहेगा? एंड्रेस बताओ। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व 80,000, ये तो खत्म होगा ही होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस है, ये तो खत्म होगा ही होगा। 2 लायबिलिटी बना दो, वर्कर कंपनसेशन क्लेम कितना, और बाकी बचा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड। फोकस, क्या बात समझ में आई? 80,000 पड़ा था एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सर बांट दो बांट दो बांट दो, मैंने कहा बांट देंगे, लेकिन वर्कर का क्लेम आया हुआ है, तो पहले वर्कर का क्लेम सेटिसाइड कर दो। तो 80 में से 50 मैंने वर्कर का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको दे देंगे, लेकिन ये नुकसान पार्टनर्स को अल्टीमेटली नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्रूडेंस लगा रखा था, समझदारी लगा रखी थी, रिजर्व बना रखा था। क्या बात समझ में आया? तो ये नुकसान रिवैल तक नहीं पहुंचा, ये 50 का नुकसान इस 80 से पूरा हो गया, और फिर भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपका बचा हुआ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एडमिशन का सिनेरियो है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बोलो गाइस, कोई दिक्कत? चले, मल्टीपल सिनेरियोस आपके सामने रख रहा हूं, आप फटाफट बताएंगे, ठीक है? फोकस। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बोले तो क्रेडिट साइड पे वर्कर कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, आप बताओ कितने का? बोलो बोलो। 60,000। पहली सिचुएशन कुछ नहीं बोला, बांट दो। पहली सिचुएशन कुछ नहीं बोला, एडमिशन का सिनेरियो है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बोले तो क्रेडिट साइड में वर्कर कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है 60,000। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बोले तो क्रेडिट साइड में वर्कर कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है 60,000। कुछ नहीं लिखा, वर्कर का कोई क्लेम नहीं है, कोई वर्कर स्ट्राइक पे नहीं गए हुए, तो एडमिशन के टाइम पे ये पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। एंट्री बोलो। $60,000 बढ़ जाएगा लविश और अंबानी में, ओल्ड रेशियो में। दूसरी सिचुएशन, वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम आया 40 का, बोलो गाइस। WCR ये तो 60 होगा, मैं कह रहा हूं ये खत्म होना जरूरी है, इसका खत्म होना जरूरी है। एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे इसका खत्म होना जरूरी है, या तो ये बटेगा या फिर क्लेम में यूज होगा और बचा हुआ बटेगा। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस। तो यहां पे आ गया रिजर्व में 60, आगे बोलो जल्दी जल्दी। 2 वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम कितना? 40, और बाकी बचा हुआ, कोई दिक्कत? थर्ड सिचुएशन, वर्कर कह रहे हैं हमें चाहिए 80,000। देखो मैंने समझदारी दिखाई, मेरे को जितना लग रहा था कि जरूरत पड़ेगी उतना मैंने बनाया, लेकिन जरूरत ज्यादा पड़ रही है। क्या अब ये नुकसान झेलना पड़ेगा? अब नुकसान हो रहा है, ध्यान से देखेंगे गाइस। रिजर्व तो पूरा यूज हो गया, लेकिन क्लेम की लायबिलिटी कितनी बननी है? क्लेम की लायबिलिटी बननी है हमारी 80। बाकी नुकसान पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा। कई बच्चे बोल रहे पार्टनर्स कैपिटल, मैंने कहा ध्यान से सुनना, सारा नफा नुकसान पहले रीवैल में इकट्ठा होता है, नेट इंपैक्ट पार्टनर तक जाता है। कई बच्चे बोल रहे पार्टनर्स कैपिटल, आप सही बोल रहे हो, लेकिन नफा नुकसान पहले रीवैल में इकट्ठा होता है, उसका नेट इंपैक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। लैंड बढ़ा, रीवैल में डालो, पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्ट प्लस नहीं। मशीनरी घटी, रीवैल में डालो, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं। तो हम नफा नुकसान इकट्ठा कर रहे हैं ना रीवैल में, तो माना पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होंगी, ये नुकसान रीवैल से पार्टनर कैपिटल को हिट करेगा, लेकिन पहले रीवैल में जाएगा। सोच पा रहे? तो गाइस यहां पे क्या आएगा बोलो? रीवैल में जाएगा 20 का नुकसान। अब गाइस एक और एंट्री होगी, कोई बता पाए तो मजा आ जाए। बहुत बढ़िया, पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल, ये नुकसान पार्टनर्स को हिट करेगा। क्या बात समझ पाए? हाँ या ना? ठीक है। और अगर कोई, ध्यान से, कोई क्लेम नहीं है तो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दो। क्लेम है तो क्लेम के अगेंस्ट में यूज करो, बाकी बचा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लेम है लेकिन क्लेम रिजर्व से ज्यादा है, तो रिजर्व तो पूरा यूज हो जाएगा और इस ज्यादा का नुकसान पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा। नुकसान फायदा सारा पहले रीवैल में इकट्ठा होता है, उसका नेट इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल पे जाता है, तो नुकसान रीवैल को हिट करेगा और फिर रीवैल का नेट इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल को हिट करेगा। बोलो गाइस, कोई डाउट?
किसी को कोई भी डाउट? अगर रिजर्व है ही नहीं, अगर रिजर्व है ही नहीं तो क्लेम का पूरा नुकसान रीवैल डेबिट, नफा नुकसान माना, पार्टनर मत बोलो डायरेक्ट, सारा नफा नुकसान इकट्ठा होता है पहले रीवैल में, फिर पार्टनर्स कैपिटल को हिट करता है। कोई दिक्कत? एक बच्चे ने मेरे को बोला, देखना अभी 3:30 एक डाउट आया, कह रहे कि सर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड बचा वो रीवैल के क्रेडिट में डाल दो। मैंने कहा कॉन्सेप्ट ही अलग है। रीवैल क्या है? एसेट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये तो बटता है। हमने 3 बातें पढ़ी हैं, रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल। रीवैल अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है कि एसेट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज, फायदा नुकसान इकट्ठा हो रहा है जो पार्टनर कैपिटल को हिट करेगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर कैपिटल में डायरेक्ट जाता है। समझो इसको, कॉन्सेप्ट ही अलग है, सोच पाए? तो इसको रटना नहीं है, समझना है, तभी ये एंट्रीज आपकी सॉर्टेड जाएंगी। किसी को कोई भी डाउट? बोलो गाइस, इस सिचुएशन में कोई डाउट? जिसने क्लास मिस करी तो उसका नहीं ले रहा, क्यों हो रहा? क्लास क्यों नहीं ली थी? किस किसने लास्ट क्लास नहीं ली? किस किसने लास्ट क्लास नहीं ली? आप डाउट नहीं पूछेंगे, रिलैक्स थोड़ी। ये चीज सॉर्टेड है, इसमें किसी को भी कोई डाउट? बोलो गाइस, इसमें किसी को भी कोई डाउट? मैं अगले कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं, फटाफट देखें। हम औकात बना रहे हैं एक तगड़ा क्वेश्चन करने की, सुन लो, हम औकात बना रहे हैं एक तगड़ा क्वेश्चन करने की, तो प्लीज ध्यान से सुने गाइस। एंट्रीज क्लियर है सबको? बोलो, सिचुएशन सुन लो, इधर इधर प्लीज फोकस। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 60, कोई क्लेम नहीं है, बांट दो। अगर मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं? वर्कर्स कंपनसेशन मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूंगा, रिजर्व में पड़ा है 60, कोई क्लेम नहीं है, बांट दो। रिजर्व में पड़ा है 60, 40 का क्लेम है, तो 40 का क्लेम रिजर्व से पूरा हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 20 का रिजर्व बांट दो। रिजर्व में पड़ा 60, क्लेम आया 80 का, तो रिजर्व पूरा यूज हो गया, बाकी जो एक्स्ट्रा क्लेम है वो नुकसान रीवैल को हिट करेगा, और फिर फर्दर रीवैल से हिट होने के बाद पार्टनर्स को भी हिट करेगा। क्या सोच पाए? रीवैल में इकट्ठा हो गया ना नफा नुकसान, फिर पार्टनर को हिट करेगा। लास्ट सिचुएशन की रिजर्व बनाया ही नहीं था, आपने प्रूडेंस दिखाई ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं इस बारे में, और क्लेम आ गया, तो पूरा नुकसान रीवैल में, और रीवैल से वो फर्दर फिर पार्टनर कैपिटल को हिट करेगा। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस, कोई किसी को डाउट? रिजर्व 60, कोई क्लेम नहीं है, बांट दो। रिजर्व 60, 40 का क्लेम, तो 40 रिजर्व यूज हो गया, 40 का रिजर्व यूज हो गया क्लेम के अगेंस्ट में, बाकी 20 का रिजर्व बांट दो। रिजर्व 60, 80 का क्लेम है, तो 60 का पूरा रिजर्व यूज हो गया, तो नुकसान हो रहा है, रिजर्व कम था इसलिए नुकसान हो रहा है, नुकसान जाएगा रीवैल में। रिजर्व है ही नहीं, क्लेम आ गया सारा का सारा रीवैल में। किसी को कोई डाउट? पक्का 100% क्लियर? ध्यान से सुनना, कौन बताएगा? मेरा सवाल सुनो, बैलेंस शीट में लिखा है वर्कर्स कंपनसेशन फंड, कौन मेरे को बताएगा रिजर्व और फंड में क्या डिफरेंस है? हैंड रेज करेंगे, कौन मेरे को बताएगा रिजर्व और फंड में क्या फर्क है? 11th स्टैंडर्ड बाहर से आता है। हाँ जी श्रेया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने, भी सही सोच लिया था ना, पता लग गया। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ध्यान से सुनना। रिजर्व और फंड सिनोनिम्स हैं सर, सिनोनिम मतलब सेम है, मैंने कहा हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। भाई तुम कहां कोने में बैठे हो, कहां से दिख जाएगा? इधर आ जाओ, आप भी चेयर लेके चाहे इधर आना चाहो आ सकते हो, अभी बात कर रहे हैं इस बारे में, इधर आना है। हाँ इधर सामने प्लीज फोकस गाइस, ध्यान से सुनना। लेट्स से एक बार मेरे को बताने दो प्लीज, सामने इधर इधर सौम्य फोकस, बहुत ध्यान से सुनना। प्रॉफिट में से 1 लाख मैंने सेट असाइड किया फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। प्रॉफिट में से 1 लाख मैंने सेट असाइड किया फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। अगर ये पार्टनरशिप फर्म के ही गल्ले में अलमीरा में पड़ा है तो रिजर्व वर्ड ठीक है, लेकिन अगर ये पैसा क्योंकि अलमीरा में पड़ा, गल्ले में पड़ा, अंडे तो नहीं दे रहा, तो हमने कहा क्यों ना ये पैसा एफडी में लगा दिया जाए, क्यों ना ये पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया जाए। अगर वर्कर का कभी स्ट्राइक हुआ, क्लेम आया, एफडी तोड़वा देंगे, गोल्ड बेच देंगे, तो क्यों ना ये पैसा इंस्टेड ऑफ बिजनेस की अलमीरा में, पार्टनरशिप फर्म में अलमीरा पड़ी है, गल्ला पड़ा उसमें रखने के, क्यों ना ये पैसा इन्वेस्ट कर दे।
तो रिजर्व एंड फंड आर सिनोनिम। अगर पैसा इन हाउस पड़ा है, अपने पास ही पड़ा है, तो टर्म यूज होता है रिजर्व, और अगर ये पैसा इन्वेस्टेड है तो टर्म यूज होता है फंड। सर एक बात बताओ, वर्कर्स कंपनसेशन फंड, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। तो सर आप डिफरेंस क्यों बता रहे हो? ध्यान से सुनना, डिफरेंस बताने का एक रीजन है गाइस, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये चीज सबको क्लियर हो गई? वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर्स कंपनसेशन फंड सिनोनिम है, सेम ट्रीटमेंट। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व यानी रिजर्व का पैसा इन हाउस पड़ा है, वर्कर्स कंपनसेशन फंड यानी रिजर्व का पैसा इन्वेस्टेड पड़ा है, ट्रीटमेंट सेम है। तो सर क्यों बता रहे हो? फंड और रिजर्व अगर सिनोनिम है तो आप बता ही क्यों रहे हो? गाइस ध्यान से सुनना, आप सब मेरे एम्प्लॉइज हैं, आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ, कोई दिक्कत? महीना निकल गया, आपके बैंक में कितना पैसा आया? आया 95। सर ये क्या 5,000 मार लिया आपने मेरे? नहीं, टैक्स नहीं है, टैक्स वाले में नहीं जा रहा अभी, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, आपकी सैलरी कितनी है? 1 लाख पर मंथ, पूरा महीना निकला, बैंक में कितना पहुंचा? 95। सर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि 5,000 कहां गए? मैंने कहा 5,000 मैंने आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे दिए। मैंने कहा गवर्नमेंट को क्यों दे दिए? हमें दो, हमारे पैसे हैं। गवर्नमेंट ने कहा अगर एम्प्लॉय को पूरी सैलरी दे दी गई तो वो पूरी सैलरी उड़ा देगा। अगर एम्प्लॉय को आपने पूरी सैलरी दे दी तो वो पूरी सैलरी उड़ा देगा। उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा आप हमें दे दो, हम एम्प्लॉय के बिहाफ पे सेविंग्स करेंगे। जबरदस्ती सेविंग कराई जा रही है। आप उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा हमें दे दो, हम एम्प्लॉय के बिहाफ पे सेव करेंगे, उस पे एफडी से बेटर इंटरेस्ट देंगे। सोच पा रहे हैं? सर ये क्या है? क्या आपने टर्म सुना है? पीएफ का पैसा, प्रोविडेंट फंड। किस किसने टर्म सुना है प्रोविडेंट फंड? बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने सुना है। पीएफ, पीएफ कटता है, ठीक है? अभी मैं टैक्स कटने वाली बात पे नहीं जा रहा, वो भी आएगा लेटर एंड पे, लेकिन अभी टैक्स कटने वाली बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पीएफ का कट रहा है। गाइस बहुत ध्यान से सुने, आपकी सैलरी है कितनी? सौम्य प्लीज फोकस, आपकी सैलरी है कितनी? 1 लाख पर मंथ, लेकिन महीना निकलने के बाद आपके बैंक में आया कितना? 95। तो 5,000 मैंने आपकी सैलरी में से गवर्नमेंट को दे दिया और गवर्नमेंट ने आपके बिहाफ पे वो सेव कर लिया, ठीक है? गवर्नमेंट ने आपसे जबरदस्ती 5,000 सेव कराए और उस पे गवर्नमेंट आपको एफडी से बेटर रिटर्न दे रही है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा सोचो, 1 लाख पर मंथ की सैलरी थी, कभी ना कभी रिटायर हो गए, रिटायरमेंट आ गई और आपने कुछ सेविंग्स कर ही नहीं रखी थी, जेन जी, जेन अल्फा सब उड़ा दिया, ठीक है? सब उड़ा दिया, कोई सेविंग्स नहीं है, ठीक है? देखो हमारे पेरेंट्स के, हमारे खून में तो है सेविंग्स, लेकिन अगर आपके खून में सेविंग्स नहीं है तो गवर्नमेंट करा रही है जिसके खून में सेविंग नहीं है हम जबरदस्ती सेविंग कराएंगे कि जब आपकी रिटायरमेंट का टाइम आए तो हमने आपके बिहाफ पे बहुत मोटा पैसा सेव कर रखा है। जब आप 60 के हो गए, रिटायर हो गए, तो आप गवर्नमेंट से पीएफ का पैसा क्लेम कर सकते हो। सर अगर मैं मर रहा हूं तो कुछ कंडीशंस हैं जिस केस में आप पीएफ से अर्ली विड्रॉल कर सकते हो रिटायरमेंट से पहले। सर कैसे? क्योंकि देखो आप में से बहुत सैलरीड एम्प्लॉइज बनेंगे, आपका पीएफ का पैसा कटेगा, तो पीएफ में क्या कंडीशंस होती है मैं ऐसे हल्की सी बता रहा हूं। तो अगर किसी को शादी करनी है वो पीएफ से पैसा निकाल सकता है शादी करने के लिए। अगर किसी को घर लेना है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो वो पीएफ से पैसा निकाल सकता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अगर वो बीमार है तो मेडिकल इमरजेंसीज के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकता है। ये कोविड हुआ, कोविड में निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आके बोला कि अगर आप पीएफ से विड्रॉल करना चाहें तो कोविड के सिनेरियो में हम आपको विड्रॉ करना अलाउ कर रहे हैं। सर अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं बिजनेस में आ गया, तो 4 साल मैंने जॉब करी और फिर मैं बिजनेस में आ गया, तो प्रैक्टिकली मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जॉब करी, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं बिजनेस में आ गया। क्या बात समझ पा रहे? तो सर आपका पीएफ का पैसा, अगर आप जॉब छोड़ते हो, जॉब नहीं कर रहे, तो जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद आप पीएफ से सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने अपना सारा पीएफ निकाल लिया। क्यों? क्योंकि जो वो रिटर्न दे रहे थे एफडी से बेटर, मैं उससे बेटर खुद कमा लूंगा। क्या बात समझ में आई? कि अगर मेरे को पता है कि उस पैसे में मैं बेटर रिटर्न जनरेट कर सकता हूं तो मैं उनके पास क्यों पड़े रहने दूं? कितना दे रहे हो? 8% दे रहे हो, लेकिन अगर मैं खुद ही 12% पैसा जनरेट कर सकता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो मैं उधर क्यों पड़े रहने दूं? क्या बात समझ पाए? एफडी से बेटर मिलता है। ये बात समझ में आई? मैंने आपको पीएफ के बारे में थोड़ा सा बताया कि पता होना चाहिए पीएफ क्या है, ठीक है? तो आपकी पूरी सैलरी आपकी जेब तक नहीं पहुंच रही, आपकी सैलरी का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को दे रहा है और गवर्नमेंट आपके ब्याज पे सेविंग कर रही है, वो आपको एफडी से बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। कोई दिक्कत? तो एज योर एम्प्लॉयर मेरी बैलेंस शीट में क्या एक लायबिलिटी नजर आएगी प्रोविडेंट फंड के नाम से? हाँ या ना?
एज योर एम्प्लॉयर क्या मेरी बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी नजर आएगी टूवर्ड्स गवर्नमेंट कि मेरे को गवर्नमेंट को देने हैं आपकी सैलरी का वो हिस्सा जो मैंने आपको नहीं दिया, वो मैंने गवर्नमेंट को जमा करना है। गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे सेविंग कर रही है ताकि जब आप रिटायर हो 60 के बाद तो पीएफ के बाद का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रखा हो, आपकी सैलरी से हर महीने कट रहा है, आप खुद सेविंग नहीं कर रहे, गवर्नमेंट जबरदस्ती सेविंग करा रही है, तो आपकी रिटायरमेंट का अच्छा खासा पीएफ का पैसा इकट्ठा हो रखा है अच्छे खासे मोटे इंटरेस्ट के साथ। सोच पा रहे हैं? मैंने आपको पीएफ के बारे में बताया। तो प्रोविडेंट फंड क्या है? आपकी सैलरी का वो हिस्सा जो मैं आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे रहा हूं, जबरदस्ती आपकी सेविंग्स कराई जा रही है। इंडिया में चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब प्रोविडेंट फंड क्या है? मेरी एक लायबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। क्या कहानी समझ को सबको समझ आ गई? पीएफ क्या है, बात समझे? प्रोविडेंट फंड क्या है? एम्प्लॉयर की लायबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, जो उसने एम्प्लॉय की सैलरी का हिस्सा गवर्नमेंट को दे दिया और वो सेव हो रहा है आपके बिहाफ पे जबरदस्ती। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? बोलो गाइस। मैं एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉय, मैं पूरी सैलरी नहीं दे रहा। मैं एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉय, मैं पूरी सैलरी नहीं दे रहा, सैलरी का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को जमा कर रहा हूं आपके बिहाफ पे, गवर्नमेंट सेविंग कर रही है, उस पर बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही है। जब आप रिटायर हो गए तो ऐसा नहीं होगा कि आपको दिक्कत हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जबरदस्ती आपसे सेविंग करा रखी है, ठीक है? तो प्रोविडेंट फंड इज अ प्योर लायबिलिटी फॉर एन एम्प्लॉयर टुवर्ड्स गवर्नमेंट। कोई दिक्कत? बच्चे क्या करते हैं, फंड, फंड मतलब रिजर्व, रिजर्व मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दो। तुम्हारी सैलरी का हिस्सा पार्टनर में बांट दो। तुम्हारी सैलरी 1 लाख की सैलरी 5,000 महीने का, सोचो कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने लाखों एम्प्लॉइज हैं, क्या प्रोविडेंट फंड को रिजर्व मान के बांट दे? उसका नाम प्रोविडेंट फंड है, उसका नाम फंड आ रहा है रिजर्व होने की वजह से नहीं, उसका नाम ही प्रोविडेंट फंड है। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस, क्या एक बात समझ पाए? सबको क्लियर होता है? उसका नाम ही प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व होने की वजह से उसका नाम फंड नहीं बैठा, उसका नाम ही पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व होने की वजह से उसका नाम ये नहीं बैठा। आप में से कई नमूने निकलेंगे अभी थोड़े दिन बाद, कहेंगे पीएफ बांट दो, फंड मतलब रिजर्व होता है, फंड मतलब रिजर्व होता है, यस, लेकिन उसका नाम प्रोविडेंट फंड है, वो रिजर्व होने की वजह से फंड नहीं है, उसका नाम ही प्रोविडेंट फंड है। क्या बात समझ में आई? तो प्रोविडेंट फंड इज अ प्योर लायबिलिटी जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। अगर ये लायबिलिटी बढ़ गई तो रिवैल में डेबिट कर देना नुकसान, अगर ये लायबिलिटी घट गई किसी रीजन से तो रिवैल में क्रेडिट कर देना फायदा। कोई दिक्कत? इट्स अ प्योर लायबिलिटी जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। इसको रिजर्व मत पढ़ लेना गलती से, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बोलो गाइस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा गाइस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में किस किस नाम से नजर आते? बोलो फटाफट। रिजर्व के नाम से, इट कैन बी जनरल और स्पेसिफिक, पीएनएल के नाम से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। अच्छा बताओ, अगर यहां पे आ रहा है पीएनएल तो ये क्या है? लॉस नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो गाइस अगेन, इलॉन के एडमिशन पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस इलॉन ही बोलेगा, ये लॉस तुम्हारा है, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तुम्हारा पुराना लॉस है जो तुमने अपनी कैपिटल में माइनस नहीं किया, इसलिए एसेट साइड में नजर आ रहा है। इलॉन कह रहा है ये तुम्हारा पुराना लॉस है, ये कोई एसेट नहीं है, ये तुम्हारा पुराना लॉस है, ये कोई एसेट नहीं है जो तुमने अपनी कैपिटल से माइनस नहीं करा, इसको हटाओ, मेरा कोई हक नहीं है, मेरा लॉस नहीं है ये। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बट जाएगा, बोले तो कैपिटल में माइनस हो जाएगा ऑन दी डेबिट साइड। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस क्लियर है? आपको सिचुएशन तो क्लियर है कि आपके टास्क आप सबको क्लियर है? बोलो जल्दी भाई। नॉर्मल लायबिलिटी जस्ट लाइक क्रेडिटर, नॉर्मल लायबिलिटी। एसेट लायबिलिटी तो बढ़ते उठते नहीं है ना, एसेट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज रिवैल में जाता है। बस जल्दी बोलो। हाँ, आपका पीएफ आपका एसेट है, मेरी लायबिलिटी है। मैंने आपकी सैलरी में से अगर 5,000 अपने पास रख लिया, वो मेरा नहीं है ना। ये थोड़ी कि लविश अंबानी, सोचो लविश और अंबानी 100 एम्प्लॉइज, हाँ इनका पीएफ रख लो बांट लेंगे, तुम्हारा पीएफ का पैसा तुम्हारा है, मैं गवर्नमेंट को जमा दूंगा। सर ये एसी बंद हो गया। अच्छा बोलो गाइस, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड का पैसा तुम्हारा है, मैं तो तुम्हारे बिहाफ पे बस गवर्नमेंट को जमा कर रहा हूं, जबरदस्ती तुम्हारी सेविंग्स हो रही है। बोलो गाइस क्लियर? किसी को कोई डाउट? ध्यान से सुनेंगे गाइस, आप फटाफट मेरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, ठीक है? लेट्स से बैलेंस शीट आ रही है, लविश अंबानी पार्टनर है, इलॉन आना चाह रहा है, ठीक है? सुन लो, कुछ नहीं, नॉर्मल लायबिलिटी। क्रेडिटर का क्या होता है? नॉर्मल बैलेंस शीट में दिखेगा, कुछ नहीं है, ठीक है? क्या चीज? वो आपको नहीं जानना,
वो लायबिलिटी में नजर आ रहा है। मैंने आपको बता दिया पीएफ क्या होता है ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको, कि अगर आपको प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ दिख जाए तो आपको वो रिजर्व ना लगे, इसीलिए मैं डिटेल में गया कि पीएफ क्या है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, उसके अलावा कोई फंड है तो वो रिजर्व है। वर्कर कंपनसेशन फंड इज अ रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज अ रिजर्व। रिजर्व और फंड सिनोनिम है, बट नॉट इन द केस ऑफ प्रोविडेंट फंड। रिजर्व और फंड सिनोनिम टर्म्स है। रिजर्व क्या है? इन हाउस पड़ा है पैसा। फंड क्या है? रिजर्व का पैसा कहीं इन्वेस्टेड है ताकि कुछ उस पर रिटर्न बन जाए। लेकिन प्रोविडेंट फंड, उसका नाम फंड रिजर्व होने की वजह से नहीं है, उसका नाम ही प्रोविडेंट फंड है। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, सॉर्टेड। ध्यान से, लविश और अंबानी पार्टनर हैं, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन इलॉन पार्टनर बनना चाह रहा है। लविश और अंबानी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन इलॉन पार्टनर बनना चाह रहा है। पहले तो बताएगा कि वो इतनी कैपिटल ला रहा है, इतनी गुडविल ला रहा है। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, लविश और अंबानी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन इलॉन पार्टनर बनना चाह रहा है। वो ला रहा है कैपिटल, वो ला रहा है गुडविल। इलॉन की कैपिटल इलॉन के कैपिटल में चला जाएगी, कैश टू कैपिटल। गुडविल डिपेंड करता है वो किससे शेयर ले रहा है। अगर इलॉन सारा शेयर लविश से ले रहा है तो सारी गुडविल, अगर अंबानी से ले रहा है तो सारी गुडविल अंबानी की। लेकिन उससे पहले हमारे लिए प्रायोरिटी होती है कौन से पॉइंट्स? रीवैल के पॉइंट्स। तो पहला टास्क क्या है आपका? प्रिपेयर रीवैल अकाउंट। डेबिट साइड पे नुकसान कब होता है? नुकसान एसेट घट गया, लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट साइड पे फायदा कब होता है? दोनों में से एक सिचुएशन होगी, या तो रीवैल गेन आएगा या रीवैल लॉस आएगा। दोनों में से एक सिचुएशन होगी। सेकंड स्टेप क्या है? पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका? लविश और अंबानी का। कोई दिक्कत? फिर रीवैल जो बनाया था उसका कंक्लूजन गेन है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। रीवैल का कंक्लूजन गेन है तो पार्टनर्स कैपिटल में प्लस हो जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड, ये प्लस वाली साइड है, और अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा, ये हमारी माइनस वाली साइड है। कोई दिक्कत? इसके बाद आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप क्या था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत बढ़िया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपको यहां भी दिख सकता है, यहां भी दिख सकता है। ये क्या है? लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो क्या करेंगे? कैपिटल में माइनस, ये इधर चला जाएगा, इन दोनों में माइनस हो गया। ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में, यहां पे आ जाएगा। अच्छा, यहां पड़ा है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व 10,000, कुछ ने लिखा, क्या करोगे? बांट देंगे, कैपिटल में प्लस क्रेडिट। यहां पे लिखा है वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम 7,000, 3,000 बांट देंगे, 3,000 बांट देंगे। जो 7,000 की लायबिलिटी है, क्या वो बैलेंस शीट में एक नई लायबिलिटी अराइज होगी? जो क्लेम आप बना रहे हो, क्या एक नई लायबिलिटी दिखेगी बैलेंस शीट में? क्लेम की पे ऑफ नहीं करा अभी, हमने सिर्फ एक्सेप्ट करा है कि हम दे देंगे आपको पैसा, तो क्लेम की एक लायबिलिटी अराइज हो रही है। गाइस, अगर ये है आपका 12,000, तो रिजर्व तो पूरा खत्म, 2,000 का नुकसान क्या रीवैल में पहुंचेगा? एज वर्कर कंपनसेशन का क्लेम का नुकसान 2,000। क्या सोच पा रहे? क्वेश्चन देख रहे हैं, पेज 67। हाँ, तो वो भी तो पहले ही दिख जाएगा ना, वो भी तो पहले ही दिख जाएगा। हाँ जी, सामने देखें। ऑनलाइन आवाज क्लियर है? सब क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? देव, आनवी, अभी नहीं। हाँ, अभी नहीं, मेरे से वॉइस नोट ले लेना। रुको, आपने अगर नोटिस करा हो, चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में भी यही रीवैल पार्टनर्स कैपिटल बन रहा है, बस उसमें एक कॉन्सेप्ट अलग है। मेरे को थोड़ा टाइम दो, अगर मैंने अभी जल्दी बता दिया तो ये कॉन्सेप्ट लूज एंड पे रह जाएंगे। गाइस, मैं क्वेश्चन आपको क्विक रीड करके दे रहा हूं ताकि आप कोई गलती ना करें। एक्स और वाई पार्टनर है 5:3 के रेशियो में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन जेड पार्टनर बनना चाह रहा है। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन जेड पार्टनर बनना चाह रहा है। गाइस, बैलेंस शीट में कुछ यूनिक दिख रहा है क्या? सर, वर्कर कंपनसेशन फंड, ये तो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व है। अगर क्लेम नहीं है तो बच जाएगा, अगर क्लेम है तो पहले क्लेम में यूज होगा, बाकी बचा हुआ बच जाएगा। बच रहा है, बच रहा है। फिर एक आया प्रोविडेंट फंड। सर, कोई दिमाग नहीं लगाना, इट्स लाइक क्रेडिटर्स, नॉर्मल लायबिलिटी, ये नहीं बटेगा।
प्रोविडेंट फंड का नाम ही प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व होने की वजह से फंड नहीं पड़ा इसका नाम ही पीएफ है। कोई दिक्कत? तो इट्स अ प्योर लायबिलिटी ऑफ योर एम्प्लॉयर टुवर्ड्स गवर्नमेंट। कोई दिक्कत? कोई डाउट है? ठीक है, फिर इधर भी कुछ दिख रहा है मेरे को, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ये कैपिटल में माइनस होगा। गाइस देखिए, जेड 20,000 की कैपिटल ला रहा है, ये जेड की कैपिटल में आ गया, कैश टू कैपिटल। 12,000 की गुडविल ला रहा है, कैश टू गुडविल। ये गुडविल किसको मिलेगी? जेड एक्वायर एंटायर फ्रॉम एक्स। गुडविल किसकी? तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स। सोच पा रहे? कैश टू कैपिटल, जेड की कैपिटल आ गई 20, कैश टू गुडविल, गुडविल आ गई 12, फिर गुडविल टू एक्स। ये प्रीमियम फॉर गुडविल आप एक्स को दोगे क्योंकि पूरा शेयर उसने एक्स से लिया। रीवैल के पॉइंट्स आ रहे हैं, फटाफट बोलेंगे नफा नुकसान। आप बताएंगे फायदा है नुकसान। पीएफ को इंक्रीज कर दो, नुकसान। डेटर सारे बढ़िया हैं, प्रोविजन को रिवर्स कर दो, फायदा। स्टॉक में 3,000 है जो एक्सपायरी सामान है, नुकसान। क्रेडिटर को 1,000 ज्यादा देना है, फर्नीचर को 80 से 70 पे ले आओ, नुकसान। क्लेम आया वर्कर का 1,600, डूब मरो, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिजर्व पड़ा था। अगर ये नहीं होता तो ये रिवैल में जाता, अगर ये नहीं होता तो ये रिवैल में जाता, क्योंकि रिजर्व है तो रिजर्व यूज हो जाएगा और रिजर्व बचेगा। बचा हुआ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बच जाएगा। गाइस ट्राई करें, मैं आपका चेक करने आ रहा हूं। करेक्ट आंसर चेक करा लो, पेज नंबर 67 पे है। मैं आके चेक कर रहा हूं, आंसर का हल्ला मत करना। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट। क्या हो बताओ? नहीं, 600 का वो प्रोविजन रिवर्स का फायदा नहीं डाला। करेक्ट। क्या? कहाँ गिरे हुए? और पैसे किसके पैसे हैं? टंच के हैं? हाँ जी, करेक्ट करेक्ट। बोलो बोलो। करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ फटाफट। हाँ जी, एक सेकेंड आया। हाँ करेक्ट है, हाँ। फटाफट पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। आ गया? थोड़ी स्पीड पकड़ो, प्रेजेंटेशन पे भी इतना नहीं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, करेक्ट करेक्ट। पार्टनर्स कैपिटल बनाओ जल्दी। स्वस्ति हैंड राइटिंग गंदी करो, स्पीड बढ़ाओ। थोड़ी स्पीड पकड़ो। इनकम माइनस एक्सपेंस 18,400 बांटो एक्स और वाई में। आ गया 18,400? किस किस का आ गया 18,400? किस किस का आ गया 18,400? आपका क्यों नहीं आया दोनों का? कहां अटके हो? देखो, पीएफ का नुकसान 5,000, प्रोविजन रिवर्स किया तो 600 का फायदा, 3,000 का नुकसान, 1,000 का नुकसान, 10,000 का नुकसान। ये नहीं आएगा क्योंकि इसके अगेंस्ट में रिजर्व था। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करें फटाफट, ध्यान से। रिवैल का इंपैक्ट डालो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड का डालो, ध्यान से। पार्टनर्स कैपिटल ध्यान से। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांटा, वर्कर कंपनसेशन, गुड कैपिटल गुडविल, कैपिटल गुडविल डालो। बचा हुआ, हाँ 1600 माइनस करके बचा हुआ। नहीं 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 नहीं, पीएफ को नहीं छेड़ना। पीएफ एक लायबिलिटी है, जस्ट लाइक क्रेडिटर। क्या बचा हुआ? 18,400। हाँ क्लेम, सब कुछ ओल्ड रेशियो में, सब कुछ ओल्ड रेशियो में। गुडविल सिर्फ एक्स को मिलेगी। नहीं, वो देख, वो पीएनएल है 2400 का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, वो माइनस कर। गाइस एक आध पॉइंट सब छोड़ रहे हैं, ध्यान से। ये पीएनएल माइनस करो 2400 का, चेक करा लो। पार्टनर्स कैपिटल, बहुत बढ़िया। इसमें एक वो नहीं हटाया, 2400 का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कहां हटाया? यहां माइनस होता है।
मैंने कर दिया, यहाँ पे लिखा नहीं। एक सेकंड आ गया, रुक जाओ। ये क्या है? 1500 उसका ही है, 24 1500 900 तो इधर आएगा ना ब्रो, माइनस हो रहा है, उधर डालो। बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। कैपिटल डालो, सुनना ध्यान से, पहले कैपिटल का ब्रॉट डाउन, फिर रिवैल, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड वर्कर का, लॉस का, सबका कर दिया, फिर कैपिटल गुडविल। गुडविल का आ रहा है 12, एक्स को मिल रहा है जो कैश टू गुडविल, गुडविल को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी शॉर्ट में बोल रहा हूं, फिर गुडविल टू एक्स कैपिटल, तो एक्स कैपिटल प्लस हो रहा है। बहुत बढ़िया, बैलेंस शीट बनाओ, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है, टंच का भी करेक्ट, परफेक्ट। चेक कराओ गाइस। नहीं नहीं, एक्स से एक्वायर किया जेड ने पूरा, नहीं नहीं 12 है गुडविल, 20 तो कैपिटल है उसकी, कैपिटल ठीक लिखी आपने, 12 है। हाँ भाई ये लॉस था, ये लॉस है, इधर माइनस होगा। आ रहा हूं, सही है, टोटल करो, बताओ, परफेक्ट, नहीं, चेक कराओ, ये नहीं हटाया, 2400 माइनस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बटा, वो बांट दिया, ठीक है, वो माइनस करो, करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ बताओ, एक वो नहीं माइनस किया आपने, वो 2400 का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, 84,625। सही है, आपने टोटलिंग एरर करा, कहाँ पे? दिस प्लस दिस माइनस, अरे यहाँ पे ये टोटल प्लस माइनस, बैलेंस नहीं कह रहा मैं। हाँ बट इसमें ये माइनस करो ना तो कैपिटल पता लगेगा, वो सही है, करेक्ट। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व का बचा हुआ 1600 यूज हुआ ना, बाकी बचा हुआ तो बांटोगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट, बहुत बढ़िया। जिनका हो गया बैलेंस शीट बनाए, नहीं दिखाओ, अभी एक गड़बड़ है, अभी पहले करो आप, आ रहा हूँ, करेक्ट है, बैलेंस शीट बनाओ, कहाँ पे गलती हुई दिखाओ। ये भाई 4500 और 900 कैसे हो गया, 2400 बटेगा ओल्ड रेशियो में 5:3, नहीं ये क्या कर रहे हो आप, आपने उल्टा बना दिया कैपिटल अकाउंट, ये प्लस वाली चीजें क्रेडिट में होती हैं, अब एक भी क्लास नहीं मिस होनी चाहिए, माइंड दिस, ठीक है। और आपने फॉर्मेट ही नहीं बना रखा, प्लस वाली चीजें इधर होती हैं, माइनस वाली इधर होती है, अब ये लॉस है, ये माइनस हो रहा है, ठीक है, ये जो ये 2400 है, 15900 वो इधर माइनस में लिखो ना, फिर आप उल्टा लिया तो, करेक्ट। बैलेंस शीट बनाओ, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका कैपिटल अकाउंट आ गया मेरे पास, बहुत बढ़िया, कुछ रह गया क्या, नहीं नहीं दिया नहीं है, हाँ बस 1000, नहीं कैश नहीं जाए, कैश नहीं, बताऊंगा अभी, हाँ ऑब्वियसली। गाइस मेरे को यहां तक कंफर्म करो, यहां तक सबने कर लिया, बहुत बढ़िया, 71625 24775 और 20, किस किस का यहां तक कंप्लीट है, प्लीज एंड्रेस करें, अगर एक पर्सन का भी आ गया था तो, आपका नहीं आया था, चेक हो गया ना, कोई दिक्कत, आ गया था ये, कोई डाउट। अब सुनो, बैलेंस शीट में आप एक छोटी सी गलती करोगे, किसी की बैलेंस शीट मैच हुई, बहुत बढ़िया, आपने लायबिलिटी में क्लेम डाला 1600 का, बहुतों ने नहीं डाला, तब भी नहीं हो रही, तो तुमने कैश गड़बड़ किया है, कैश लिखा ही नहीं तुमने, क्यों नहीं लिखा, 20,000 की कैपिटल आई थी, 12,000 की गुडविल आई थी, कर रहे हो एंट्री कैश टू कैपिटल, कर रहे हो एंट्री कैश टू गुडविल, कैश कहां है, सर क्यों पकड़ रहे हो, बैलेंस शीट सामने रख दूं, क्वेश्चन देख लो, क्या मैं बैलेंस शीट सामने रख दूं, चलो चलो,
यस, आपका नहीं। कितना कितना 149 टंच का आ गया था, आयरन का आ गया था। 149 पे मैच है। देख लो गाइस, आपने बैलेंस शीट में क्या गलती करी है देखो। कईयों ने तो बनाई नहीं, कह रहे गलती छोड़ो, हम पहुंचे ही नहीं थे। हाँ, क्रेडिटर 1000 से बढ़ गए थे, पीएफ 5 से बढ़ गया था, आपने क्लेम बनाया था तो उसकी लायबिलिटी भी दिखाओ ना, पे ऑफ थोड़ी हुआ है। आपने एक्सेप्ट किया था, हाँ दे दूंगा, तो आपने क्लेम की लायबिलिटी अराइज हुई थी। आपने रिवैल में नहीं किया क्योंकि रिजर्व के थ्रू बनी है, रिजर्व के थ्रू पूरी कर रहे हो। कोई डाउट बोलो गाइस? क्या प्रोविजन हटा दिया ना ब्रो, प्रोविजन रिवर्स कर दिया था आपने। वर्कर ने मांगा, अगर नहीं था रिजर्व तो पार्टनर्स ने नुकसान झेला रिवैल के थ्रू, वो तो बचा हुआ रिजर्व था, लेकिन 1600 रिजर्व यूज हुआ है क्लेम के अगेंस्ट में, क्लेम की लायबिलिटी अराइज हुई है, ये देना हमने वर्कर्स को। कोई डाउट? 20 + 12 ये रहा, ले एंट्री नहीं करी कैश टू गुडविल। हाँ, और क्रेडिटर भी माइनस होता। चले, हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं इसकी, 1 मिनट में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, 1/8 का कोई रेलेवेंस नहीं आपने इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि उसने बता दिया कि किसने किससे लिया, उसने सारा शेयर, तो सारी गुडविल उसको मिल गई, तो कैलकुलेशन कोई बैठते नहीं। वो तब था कि फर्म की गुडविल निकाली तो फर्म की गुडविल का 1/8 वो लेकर आएगा, लेकिन इस यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया था कि कितनी गुडविल लानी है। गाइस सुनो, गाइस मैं जर्नल एंट्रीज पे 30 सेकंड लगा रहा हूं, सुननी है तो सुन लो, नहीं तो खराब हो जाएगा, मर्जी है तुम्हारी। मैं जर्नल एंट्रीज पे 30 सेकंड्स लगा रहा हूं, सुने। रीवैल अकाउंट डेबिट, 2 पीएफ, 2 स्टॉक, 2 क्रेडिटर, 2 फिक्स एसेट। मेरे को बोलने दो। हाँ जी, मैं 30 सेकंड्स लगा रहा हूं और जर्नल एंट्री सॉर्ट कर रहे हैं। रीवैल अकाउंट डेबिट, 2 पीएफ, 2 स्टॉक, 2 क्रेडिटर, 2 फिक्स एसेट, डेबिट साइड की एंट्री हो गई। फिर यहां पे आ जाओ, प्रोविजन डेबिट, 2 रीवैल, क्रेडिट साइड की एंट्री हो गई। लॉस की एंट्री बोलो, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, 2 रीवैल। अगर गेन होता तो रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल। रीवैल से 3 एंट्रीज निकलती हैं, एक डेबिट की, एक क्रेडिट की, और या फिर एक गेन लॉस की। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कैपिटल का 20 और गुडविल का 12 आया, कंबाइन एंट्री करें। कैश अकाउंट डेबिट 32, 2 जेड्स कैपिटल 20, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 12। एक और एंट्री होगी इसके बाद, कैश नहीं, गुडविल दो ना एक्स को। अच्छा, एंट्री बोलो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल। आप प्रोसीजरली जो कर रहे हो वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू हो रहा है, जो आप प्रोसीजर कर रहे हो वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू कैरी आउट हो रहा है, तो जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट 32, 2 जेड्स कैपिटल 20, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 12, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल कितना 12। क्या घर ले जा रहा है? नहीं है, ड्रॉइंग्स की एंट्री नहीं होगी, कैपिटल टू कैश की एंट्री नहीं होगी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहे हैं। फिर कौन बताएगा वर्कर कंपनसेशन वाली एंट्री? कंप्लीट नहीं है ये। WCR 5600, 2 WCC 1600, 2 पार्टनर्स कैपिटल, 2 एक्स कैपिटल, 2 वाई कैपिटल। सोच पाए? 58 में से 16 वहां चला गया, बाकी बचा हुआ इन दोनों में चला गया। हाँ जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की एंट्री, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, 2 PNL। रीवैल की वो तो हो गई थी, लॉस वाली तो कर ही दी थी। फिर कुछ रह गई एंट्रीज? नहीं, खत्म हो गई एंट्रीज। देखो, कैपिटल गुडविल आया, गुडविल बट गया, सुन लो, कैपिटल और गुडविल आया, गुडविल बट गया, WCR की एंट्री। सर फंड लिखा है, फंड इज अ सिनोनिम फॉर रिजर्व बट नॉट इन द केस ऑफ प्रोविडेंट फंड। फंड इज अ सिनोनिम फॉर रिजर्व बट नॉट इन द केस ऑफ प्रोविडेंट फंड। अगर किसी ने पीएफ बांटा
मैं कॉपी फाड़ दूंगा उसी वक्त। मैं हर साल 1-2 नमूनों से डील करता हूँ। पीएफ बांटेंगे बैठ के, सब प्रोविडेंट फंड, फंड रिजर्व होता है, बांट दो। प्रोविडेंट फंड मैंने आपको तसल्ली से समझाया कि होता क्या है, क्लियर है सबको? पीएफ जबकि आपके कोर्स में नहीं है, पीएफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके कोर्स में, बस वो कंफ्यूज करने के लिए आ गया। इधर बढ़े, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस बांट दिया, ये रीवैल के डेबिट की, क्रेडिट की और लॉस बांटने की, कोई दिक्कत? गाइस ध्यान से सामने देखें, जल्दी पूछो। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है? अभी कुछ नया बता रहा हूं, सामने देखेंगे हुआ क्या। अब क्लास आसान ही है, ज्यादा कुछ नहीं बचा। हाँ तो मुंह बंद रखो, जल्दी करते हैं, चलो स्पीड पकड़ते। गाइस 1 जून को लविश ने ड्राइंग्स करी 20,000 की। फिर 31 अगस्त को लविश ने ड्राइंग करी 10,000 की। फिर 31 अक्टूबर को लविश ने ड्राइंग करी 18 की। 1 फेब को लविश ने करी 12,000 की ड्राइंग। आईओडी लेना है 10%। सर क्या आफत आ गई थी, जो अलग अलग तारीखों पे अलग अलग अमाउंट निकाल रखा है, क्या दिमाग खराब कर रहे हो? ये गधा मजदूरी करने आए क्या हम? सुनना गाइस, मैंने आपको 4 ड्राइंग्स बताई हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है? ड्राइंग्स, प्लीज फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर सामने देखो, छोड़ दो फोन, भाई साहब सामने देख लो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन एक आधी हैं, पेपर में आ जाता है, बच्चे कहता है हो ये तो करा ही नहीं था। इतना आसान है ये, सामने देखो, ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ्स बाय 12। गाइस बहुत ध्यान से सुनना, तो क्या आपको 4 बार करना पड़ेगा? ड्राइंग्स इंटू 10/100 इंटू मंथ्स बाय 12, ड्राइंग्स इंटू 10/100 इंटू मंथ्स बाय 12, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 4 बार करोगे, फिर टोटल आएगा, फिर आंसर आएगा। सर ये तो गधा मजदूरी है, कोई तो शॉर्टकट होगा। मैंने कहा थोड़ा सा शॉर्टकट है, सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूं 10/100 और 12 क्या एक कॉमन रहेगा चारों सिचुएशन में? ड्राइंग्स इंटू 10/100 इंटू मंथ्स बाय 12। ड्राइंग्स का अमाउंट चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ मंथ्स चेंज हो रहे हैं। 10/100 रेट क्यों चेंज हो रहा है? अरे 10% आईओडी डिसाइडेड है, रेट कहां से चेंज हो रहा है? रेट कॉमन है थ्रू आउट, रेट कॉमन है ड्राइंग्स में थ्रू आउट, तो 10/100 है। और मंथ्स को डिवाइड बाय 12 करते हैं, क्योंकि रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे साल का आ गया, तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो 1 महीने का पता लगता है, फिर इंटू मंथ्स करते। क्या ये कॉमन फैक्टर है? तो मैंने कहा चेंज क्या हो रहा है? ड्राइंग्स का अमाउंट एंड नंबर ऑफ मंथ्स। क्या मैं ड्राइंग्स और मंथ्स का प्रोडक्ट निकाल सकता हूं? देखेंगे इस, मैंने कहा प्रोडक्ट निकालो। यहां पे पहले महीने बता दो, 1 जून से ईयर एंड तक कितने महीने? नालायक, अप्रैल और मई निकला है, महीने भी नहीं गिनने आ रहे, क्या ही करेंगे? अकाउंट्स पढ़ना, महीने नहीं पता। लिटरली एक बच्चा था, अब मैं नहीं बोलता, पता लगे उसने वीडियो देख ली, वो मेरे को आता था, कह रहा है एक बार लिख दो जैन फेब, मेरे को याद नहीं है, वो 12th में स्टूडेंट, ठीक है? वो सुन ना ले, बुरा मान जाएगा, मैंने नाम थोड़ी बोला। सेकंड में, सेकंड में स्वस्ति महीने के हाँ जी, शिरोमणि भी गलती कर रहा है। हाँ जी, तो गाइस ड्राइंग्स पता है, ड्राइंग्स चेंज हो रही हैं 20, 10, 18, 12, मंथ्स चेंज हो रहे हैं 10, 7, 5, 2। ड्राइंग्स इनटू मंथ्स का प्रोडक्ट कर लिया, कितना है प्रोडक्ट? 2,70,000। बोलो ना, 18,500 टोटल, 9, 7, 16, 16, 384। ध्यान से सुनना, क्या आपने ड्राइंग्स इनटू मंथ्स का टोटल निकाल लिया? तो क्या मैं कर सकता हूं 3,84,000 इंटू कॉमन फैक्टर विच इज 10/100 और डिवाइड बाय 12, 3200। तो पिछली क्लास का याद रहेगा। हाँ तो
अभी बात कर रहे हैं कुछ और। गाइस बोलो ये सॉर्टेड है। अब आप इंडिविजुअली, इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करी कि देखो 10/100 कॉमन रहेगा चारों सिचुएशन में, डिवाइड बाय 12 भी कॉमन रहेगा चारों सिचुएशन में, ड्रॉइंग्स इंटू 10/100 इंटू मंथ्स बाय 12। वो कह रहा है 10/100 चारों में लगाओगे, डिवाइड बाय 12 भी चारों में लगाओगे, चेंज क्या हो रहा है, ड्रॉइंग्स का अमाउंट, मंथ्स का अमाउंट। तो वो हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट का टोटल ले लिया, ड्रॉइंग्स इंटू मंथ्स, ड्रॉइंग्स इंटू मंथ्स, ड्रॉइंग्स इंटू मंथ्स, ड्रॉइंग्स इंटू मंथ, टोटल आ गया प्रोडक्ट का टोटल इंटू 10/100 डिवाइड बाय 12, आंसर आ जाएगा। चारों सिचुएशन को इंडिविजुअली करोगे तो भी 3200 ही आएगा। बोलो गाइस क्लियर है? इसको बोला गया क्या, प्रोडक्ट मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो तुम्हें टाइम पास करना हो तो तुम 18th पेज पे ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अभी नहीं कर रहे, मैंने ये किया अभी, मैंने ये वाला सॉल्व किया अभी। आगे बढ़ रहे हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन दिखाया था? अरे तो एक क्वेश्चन में सुनो, हाँ जी, नई सिचुएशन सामने देखे, लविश, अंबानी, इलॉन, बिजनेस में हुआ लॉस, क्या लविश को सैलरी मिलेगी? क्या अंबानी को कमीशन मिलेगी? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? हाँ कौन बोल रहा है? डुबा के मारूंगा। अगर बिजनेस लॉस में है, पार्टनर्स को पार्टनर कैपेसिटी में कुछ नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस लॉस में है तो पार्टनर्स की, बेवकूफ सुन लो, अगर बिजनेस, अब आपकी वजह से एक्सटेंड हो रही है, मैं नहीं जल्दी खत्म कर सकता अगर आप बातें करे जा रहे हो। सुने, अगर बिजनेस लॉस में है तो पार्टनर्स के ही कुछ गलत पलट डिसीजंस रहे होंगे, तो पार्टनर्स कैपेसिटी में दे डोंट डिजर्व शिट। बात याद आ गई? अगर बिजनेस लॉस में है तो पार्टनर्स के ही कुछ गलत पलट डिसीजंस रहे होंगे, तो पार्टनर कैपेसिटी में दे डोंट डिजर्व शिट। पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, रिजर्व बनाना तो दूर की बात। लेकिन क्या पार्टनर को रेंट मिलेगा? क्योंकि वो पार्टनर कैपेसिटी नहीं लैंडलॉर्ड कैपेसिटी में ले रहा है पीएनएल डेबिट। क्या पार्टनर को इंटरेस्ट और लोन मिलेगा? क्योंकि पार्टनर कैपेसिटी नहीं लेंडर कैपेसिटी में ले रहा है पीएनएल डेबिट चार्ज। गाइस ध्यान से सुनना, लविश ने बोला मैं काम तो कर रहा हूं ना, वो अंबानी लॉन को बोल रहा है मैं काम तो कर रहा हूं ना, अब चाहे गलत पलट डिसीजंस रहे या गड़बड़ हो गई, बीट एनीथिंग, डेस्टिनी नहीं चला, लक नहीं चला, लॉस हुआ, मैं काम तो कर रहा हूं ना। तो लविश ने बोला ऐसा है कि मेरे को सैलरी चाहिए 20K पर मंथ। कितनी हो गई? नो मैटर वॉट, बात कर रहे हैं। लविश ने बोला मेरे को सैलरी चाहिए 20,000 पर मंथ इंटू 12 240K, नो मैटर वॉट। अंबानी लॉन कह रहे ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट कहता है लॉस में पार्टनर कैपेसिटी की सिचुएशन, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर फर्म में लॉस है तो पार्टनर कैपेसिटी में यू डोंट डिजर्व शिट। आप रेंट ले लेना क्योंकि लैंडलॉर्ड के सोच के दे रहे हैं पीएनएल डेबिट, आप इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेना, लेंडर सोच के दे रहे हैं पीएनएल डेबिट, बट पार्टनर कैपेसिटी में आपको सैलरी, कमीशन, आईओसी कुछ नहीं मिलेगा, रिजर्व बनाने का सेंस ही नहीं बनता। लेकिन लविश कह रहा है मेरे को सैलरी चाहिए, अंबानी लॉन कह रहे हैं ले ले। तो पार्टनरशिप एक्ट ऊपर या पार्टनर्स का म्यूचुअल डिसीजन ऊपर? पार्टनर्स का म्यूचुअल डिसीजन ऊपर। मियां बीवी राजी, क्या पार्टनरशिप एक्ट, भाड़ में जाए। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड करा हम ये करेंगे, ठीक है, इन तीनों ने कुछ डिसाइड कर लिया तो पार्टनरशिप एक्ट जाए भाड़ में। तो इन तीनों का डिसीजन पार्टनरशिप एक्ट से ऊपर है। क्या बात समझ पाए? बात क्लियर होती बात? तो गाइस ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को बोला जाता है क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज मतलब मैंडेटरी खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज मतलब मैंडेटरी खर्चे जैसे रेंट, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, ब्रो पार्टनर की सैलरी नहीं, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी। अगर लविश की सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो वो चार्ज है एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि इट शुड बी कंसिडर्ड मैंडेटरी, तो लविश की सैलरी एप्रोप्रिएशन नहीं, वो क्या बन गई? चार्ज बन गई। तो लविश की सैलरी भी यहां आ सकती है अगर अंबानी इलॉन उस सैलरी को चार्ज कंसिडर करने को, मैंडेटरी कंसिडर करने को रेडी है। क्या बात समझ पाए?
तो वैसे तो कुछ नहीं पता, तो लविश की सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो मिलेगी, लॉस के केस में नहीं। लेकिन अगर ये बोल दिया गया कि लविश सैलरी नीड्स टू बी कंसिडर्ड चार्ज, मतलब इवन इन केस ऑफ लॉस लविश विल बी गिवन सैलरी, तो वो चार्ज बन गई है पीएनएल डेबिट। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, ये बात सिचुएशन आई। इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएट होगा, लॉस के केस में नहीं। ये बात क्लियर है? मैं क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या लविश को सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये बात पता है ना? अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो लविश को सैलरी नहीं मिलेगी। गाइस ध्यान से एक लाइन सुनना, मैंने एक दो बच्चों ने लाइन पढ़ी और उनको कंफ्यूजन हुआ। मैं लाइन रीड कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ जी, पार्टनरशिप डीड बोले तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड बोले तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आईओसी मिलेगा ही नहीं। लेकिन इसने बोला, ध्यान से सुने, अलग अलग लाइन है। अगर मैं बोल रहा हूं पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोले तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूं पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ट्रीटमेंट मतलब कि आईओसी को चार्ज माने पीएनएल डेबिट, या एप्रोप्रिएशन माने पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट। तो अगर नहीं है मेंशन ट्रीटमेंट तो क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। अगर पार्टनर को कुछ भी देना है और उसके बारे में कोई कंडीशन नहीं है तो आप क्या मानते हो? अभी तक क्या किया है? एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली बोल दे कि इंटरेस्ट को चार्ज मानो तो वो पीएनएल में चली जाएगी बात। गाइस ध्यान से देखेंगे सिचुएशन क्या राइज हो रही है, आप मेरी हेल्प करेंगे फटाफट। क्या? देखो मैं आपको सुनना, मैं आपको लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे गाइस, एक एक वर्ड से फर्क पड़ रहा है तो बहुत ध्यान से सुनो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बता नहीं रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वो चार्ज रहेगा पीएनएल डेबिट या एप्रोप्रिएशन रहेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट। तो क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। इन जनरल क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर वो बोल दे कि भैया चार्ज मानना है तो आप चार्ज मान के पीएनएल में डालेंगे। अब हम कर रहे हैं केस ए, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट। आईओसी के लिए साइलेंट नहीं है, आईओसी के ट्रीटमेंट के लिए साइलेंट है कि चार्ज मानना है एप्रोप्रिएशन, तो क्या मानोगे? एप्रोप्रिएशन। सामने देखें, नेट प्रॉफिट कितना आ गया? आईओसी देना है ए को, बी को 5 लाख की कैपिटल पे 6%, 3 लाख की कैपिटल पे 6%, क्या हो गया ये? नालायक, अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। सॉरी, इसमें ये कॉन्सेप्ट भी ठूस दिया। हाँ, टेबल पे पड़ा है 40, ये कह रहा है 30 बनता है मेरा, मेरा 18 बनता है। अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन अमाउंट टू बी एप्रोप्रिएटेड, तो यूज करोगे क्या? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये जो कैपिटल के बोल रहे हैं ना स्कूल का चिपका के, उनको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। किसने बोला अभी? हाँ अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके स्कूल के टीचर ने बोल दिया कैपिटल का रेशियो, अभी बात करते हैं उस बारे में। यहां सैलरी कमीशन होता ना, तुम गड़बड़ी कराते फिर। ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट है जिसको जबरदस्ती दूसरे फॉर्म्स में बोला जा रहा है। ये एक ही कॉन्सेप्ट है जिसकी लैंग्वेज मॉडिफाई करके स्कूल में जबरदस्ती और कॉन्सेप्ट निकाले जा रहे हैं। एक ही लाइन है, अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। टेबल में पड़ा है 40, देना है 48, 30 और 18, तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन पकड़ो। क्या 30 और 18? देखो 6 6 3 18, 6 5 30। बोलो गाइस, कितना कितना हो गया? गाइस एक बात सुनना, क्या कैपिटल भी 5:3 में है? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब 5 और 3 पे कैलकुलेट हो रहा है तो वो भी तो 5:3 में ही आएगा? क्या कैपिटल का रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो सेम होगा? सोचो ना, कैपिटल कितनी है? 5:3, रेशियो 5:3। अब तुम चाहे 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो,
रेशियो तो 5-3 ही रहेगा ना। कैपिटल कितनी है? 5 लाख 3 लाख। रेशियो क्या निकल के आ रहा है? 5 लाख 5 और 3। कैपिटल कितनी है? 5 लाख 3 लाख। रेशियो क्या निकल के आ रहा है? 5 और 3। तुम उस पर 10% ले लो, 50-30। तुम 20 ले लो, 1,60,000। तुम 6 ले लो, 30 और 18। रेशियो तो 5 और 3 ही आएगा। तो कॉन्सेप्ट तो एक ही है, व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन अमाउंट टू बी एप्रोप्रिएटेड डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। आपके स्कूल में बोल दिया डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट सैलरी और कमीशन में होता? अब बोलो, अगर मैं बोलता ए की सैलरी 30, ए की सैलरी लेट्स से ए की सैलरी 40, बी की कमीशन 60, अब आप रेशियो लेते कैपिटल का, इसलिए वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में वो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैपिटल का रेशियो बैठता है, तो वो शॉर्टकट आपको बताया जा रहा है जिस वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। क्या बात समझ पाए? कॉन्सेप्ट सिर्फ एक, when available profit is less than amount to be appropriated, available profit 40, amount to be appropriated 30 or 18, then ratio of appropriation will be considered। तेरी मेहनत का 30 है, तेरी मेहनत का 18 है, तो मेहनत के रेशियो में 30:18 बोले तो शॉर्ट में 5:3 में आप ले लो, कोई दिक्कत? तो हम सैलरी का देखो कितनी होती सैलरी, आप बोलो, तुक्का मारो, कितना? इससे कम होनी चाहिए ना, अगर इससे अगर इससे कम ही है तो बट ही जाएगा। लेट्स से 80-40, तो क्या 2:1 में बांटते? ए की सैलरी 80, बी की कमीशन 40, तो क्या 2:1 में बांटते फिर हम? तो रेशियो ऑफ कैपिटल थोड़ी आता वहां पे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वो शॉर्टकट मत यूज करो। When available profit is less than amount to be appropriated, it will be distributed in the ratio of amount to be appropriated। कोई डाउट? बोलो गाइस। यहां पे देखें, ये 25-15 हो गया। चले, अगर इंटरेस्ट चार्ज है, प्लीज सामने देखें, अगर इंटरेस्ट चार्ज है तो क्या होगा? ये वाली सिचुएशन बताओ। पीएनएल बनेगा, बहुत बढ़िया गाइस सुन लो, यहां पे आ गया 40। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल में जा रहा, सॉरी पीएनएल में जा रहा है, हाँ क्योंकि चार्ज बोल दिया गया उसको। बोलो ए का कितना, बी का कितना? ए को कितना मिलेगा? कौन बोला 25? चार्ज है, पूरा देना है। क्या रेंट बोलोगे? नहीं नहीं लॉस है, रेंट नहीं देंगे, या रेंट कम देंगे? क्या लॉस? सुनो, एक मेरी बात सुनेंगे, आपका प्रॉफिट है 40, अगर रेंट 50 है, मेरी बात सुन लो, अभी हमें एक और क्वेश्चन भी करना है इसके बाद, तो क्लास टाइम पे ही खत्म होगी, तो प्लीज फोकस करें, आप मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर प्लीज सामने सुने, अगर प्रॉफिट 40 है और रेंट 50 का देना है तो दोगे नहीं दोगे? 10 का नेट लॉस हो जाएगा। तो यहां पे वही बात आ गई है कि ये चार्ज बन गया है, ये मैंडेटरी हो गया है, तो पूरा देना है। कितना देना है? 30,000, और यहां पे 18,000। सिचुएशन क्या आ गई? नेट लॉस कितना? मेरा सवाल सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बोला आपने, डीके गोयल ने भी यही बोला कि लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, एक ही एक्सेप्शन है, आईओडी। बहुत बढ़िया। डीके गोयल ने भी यही बोला कि लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस में बनता है, जब आईओडी लेना हो। क्या लॉस यहीं पे बच जाना चाहिए? एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन ने गलती से लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन बना दिया और आईओडी नहीं था। टीएस ग्रेवाल ने बोला एनसीईआरटी भगवान है, एनसीईआरटी हमारी गीता है, हमारा ग्रंथ है, तो उसने बोला कि लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन बना डालो। सुनो प्रैक्टिकली, इधर सुने, इस झगड़े को मैंने सुलटाया, टीएस और डीके का झगड़ा हो गया, मैं बीच में आ गया। सुने, मैटर सॉर्ट करते हैं। इन केस ऑफ लॉस, सुनो, इन केस ऑफ लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज नॉट मेड। एक्सेप्शन क्या है? अगर आईओडी होगा। लॉस के केस में, सौम्य प्लीज फोकस, लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, एक्सेप्शन सिर्फ एक, अगर आईओडी है तो ही लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन बनेगा। लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, एक्सेप्शन सिर्फ एक, अगर आईओडी है तो ही बनता है। बट एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन ने लॉस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दिया और आईओडी नहीं था। टीएस ने बोला एनसीईआरटी की जो बात है
वो सबसे ऊपर। टीएस ने बोला इफ आज भाई बनाओ, सब में बनाओ, तो डीके गोयल के सॉल्यूशन में आपको लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं दिखेगा, अगर आईओडी दिखेगा तो ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन टीएस ने हर क्वेश्चन में नो मैटर व्हाट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दिया, तो आपको क्या करना है? बनाना है। हर केस में आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्या बात समझ में आई? प्रैक्टिकल तो ये है, बट देयर इज अ बिग बट। एनसीईआरटी के चक्कर में प्रैक्टिकली लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, आईओडी के केस में है तो सिर्फ बन सकता है। प्रैक्टिकली लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, सिर्फ आईओडी इज एन एक्सेप्शन, तब बनता है। लेकिन देयर इज अ बिग बट कि एनसीईआरटी ने बना दिया, तो टीएस ने बोला हम सब सिचुएशन में बनाएंगे। तो अगर डीके गोयल का सॉल्यूशन देखेंगे, लॉस पीएनएल में ही बांट देंगे, एप्रोप्रिएशन तक बात जाएगी आईओडी के केस में। लेकिन अगर टीएस देखेंगे तो कहेगा हर केस में बनाओ। गाइस ध्यान से सुने, लास्ट पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट कर रहा हूं, 1 मिनट में खत्म हो रही है, क्वेश्चन नहीं कर रहे। सामने देखें, 10 स्टैंडर्ड कितने परसेंट आए? 10 स्टैंडर्ड कितने परसेंट आए? झूठ बोल रहे हैं लोग। 60। 11th में कितने आए? 12th में कितने आए? 10th में आपके 60% थे, 11th में आपके 80% थे, और 12th में आपने 100% स्कोर किया। मैं आपको जज क्या करूं, क्या आप इंटेलिजेंट हो या नालायक? क्या एवरेज नहीं, सुनो, क्या मेरे को लेटेस्ट रिजल्ट को ज्यादा वेटेज, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? रुक जाओ, क्या लेटेस्ट रिजल्ट पे आपको जज करना चाहिए? प्लीज फोकस गाइस। अभी रिसेंटली 12th क्लियर करने पे आपने 100% स्कोर किया है, 1 साल पहले किया था यार 80, और 2 साल पहले किया था 60। क्या आपके लेटेस्ट रिजल्ट पे आपको जज किया जाए? हाँ है ना? तो गाइस, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, पहले साल में मैंने 60 लाख कमाया, दूसरे साल 80, और तीसरे साल 1 करोड़। अंबानी जी 1 करोड़ पे जज करो, 60 लाख पे नहीं। कह रहे 60 भी तो तू नहीं कमाया। मैंने कहा उसको इतना इंपॉर्टेंस मत दो, उसको इतना वेटेज मत दो। तो कह रहे क्या चाहता है? मैंने कहा अगर इसको, ये ईयर 3 है, अगर इसको 1 की वेटेज मिल रही है तो इसको 3 वेटेज मिलनी चाहिए। लेटेस्ट रिजल्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ज्यादा तवज्जो, ज्यादा वेटेज मिलनी चाहिए। तो ईयर 3 को 3 टाइम्स वेटेज दो, और ईयर 1 को 1, तो ईयर 2 को कितना देंगे? 2। तो गाइस ध्यान से सुनेंगे, 60, 80, 100 एक्चुअल एवरेज पे नहीं जा रहा, वेटेड एवरेज पे जा रहा हूं। 60, 80, 100 एक्चुअल एवरेज पे नहीं जा रहा, वेटेड एवरेज पर आ रहा हूं। लेटेस्ट प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज मिलेगी, ज्यादा इंपॉर्टेंस, इंटू 3। सबसे पुराने प्रॉफिट को, ईयर 1 के प्रॉफिट को सबसे कम वेटेज मिलेगी, वेटेज रही 1, ईयर 2 की 2। गाइस कितना कितना फटाफट बोलो? 60 टोटल, और डिवाइड करेंगे 3 + 2 + 1, 6 से। ये आएगा आपका वेटेड एवरेज, और इनटू ईयर्स। कहानी ये है, अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा तो एवरेज से ज्यादा वेटेड एवरेज बेटर निकल के आएगा। अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा 60, 80, 100, तो एक्चुअल एवरेज से ज्यादा वेटेड एवरेज बेटर निकल के आएगा, और आपके एफर्ट्स की वैल्यू ज्यादा निकलेगी कि मेरे लेटेस्ट रिजल्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और पुराने रिजल्ट को कम। बोलो गाइस कोई डाउट? तो पहला साल इंटू 1, दूसरा साल इंटू 2, तीसरा साल इंटू 3, प्रोडक्ट का टोटल कर लो और वेट्स के टोटल से डिवाइड कर दो, तो वेटेड एवरेज इंटू ईयर्स आ जाता है। इसका बाकी मेथड ऑफ गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, 1 मिनट पहले छोड़ रहा हूं।